हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन भाई? आज झारखंड सीजीएल 2022 का मैं पेपर 1 को डिस्कस करने वाला हूं और आज का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का। वीडियो का यह पार्ट नंबर 8 है। पार्ट 7 तक जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। बाकी आज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज का जो आपको वीडियो देखने को मिलेगा वो जेएसएससी सीजीएल का ऑफिशियल पेपर है। क्या है? जेएसएससी सीजीएल का ऑफिशियल पेपर है। तो यहाँ से आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ओके, और मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपका देखिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। मैं आलतू फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरटेन रहे, ठीक है, और पूरा एकदम नॉलेज से भर जाए, आप लोग लबाला भर जाए आपका माइंड नॉलेज से। कुछ कुछ एक्स्ट्रा देता हूँ, बट जो है आपका अकॉर्डिंग टू मैं सिलेबस ही सब चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। तो देख लीजिएगा, आज का पेपर इंपॉर्टेंट है। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। क्विज भी वहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं भाई, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक वगैरह जरूर दीजिएगा, ठीक है। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन सबको चाहिए होता है। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें 4 पार्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको इस सबको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो देखिए, इसके पहले आप लोग रीड कर लीजिएगा थोड़ा सा, ओके, और उसके बाद इसको करने की कोशिश कीजिएगा। आपका ना रीडिंग स्किल सही होना चाहिए अगर इस सब क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो। इंग्लिश ठीक होगा आपका रीडिंग से, मैं बार बार बोलता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको द हिंदू का रोज एडिटोरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसको जाकर रीड कीजिए, थोड़ा फायदा होगा। बाकी यहाँ 40 क्वेश्चन टोटल लिया हूँ। आपका जो है ना क्वेश्चन में पैसेज नहीं लिया हूँ, पैसेज का मैं अलग वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आज सिर्फ ग्रामर पर्सन है, ओके, तो वो चीज़ आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज इसका सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, और 40 क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आप लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं तो देखिए, जो सेंटेंस होता है उसका फंडामेंटल थिंग क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और जनरली सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। जनरली आप लोग देखोगे कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट खोजने की कोशिश कीजिएगा, समझ गए? तो उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे पता करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ, क्या है? तो देखिए, पहला सेंटेंस आपका यही होगा, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ द ह्यूमन रेस। लॉ किसका है? ह्यूमन रेस का है, मानव जो आपका देख लिए रेस है, ठीक है, मानव रेस है, उसका क्या है? एक नॉन वायलेंस एक लॉ है। एंड इज इनफाइनाइटली, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइटली। उसके बाद क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका पी आया, उसके बाद द ह्यूमन रेस, क्योंकि नॉन वायलेंस इज द लॉ किसका? ह्यूमन रेस, किसी के बारे में बोलेगा ना। जो आपको देखिए, जो आर्टिकल द लगता है ना, वो देखिए ऑफ प्लस नाउन प्लस एक और नाउन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके ऐसे लगता है। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर आता है, उसके पहले आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पे लगा है द प्लस लॉ प्लस ऑफ, उसके बाद नाउन होना चाहिए, तो द ह्यूमन रेस आएगा। तो पी के बाद डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? पी के बाद आपका आ जाएगा सेंटेंस नंबर एस। क्या आ जाएगा? सेंटेंस नंबर एस। तो पी हो गया, एस हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ग्रेटर, उसके बाद आएगा इनफाइनाइटली ग्रेटर देन, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन एंड। तो उसके बाद आर आ गया, और ध्यान दीजिएगा आर में पहले क्यों लिया? क्योंकि देखिए वर्ड है सुपीरियर, मैं आपको बता चुका हूँ ना, सुपीरियर होता है, पोस्टेरियर होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो होता है उसके साथ क्या लगता है? इन्फेरियर होता है, उस सब के साथ वर्ड लगता है टू। तो सुपीरियर के साथ क्या आना चाहिए? टू। तो जस्ट आर के बाद क्यू आ गया, क्यू आर तो लगेगा नहीं क्योंकि सुपीरियर को चाहिए इसके बाद टू, तो टू जस्ट आर के बाद एस आएगा। तो पी एस आर क्यू, करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए? पी एस आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे करके चले जाइएगा, समझ गए? टॉप ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। लोग पूछते हैं कि किस कहाँ से तैयारी करें, तो जनरली एसएससी का जो क्वेश्चन होता है ना, आप लोगों के पास जो एसएससी वाले होंगे तो आराम से करके ले जाएंगे, क्योंकि उन लोग का लेवल से थोड़ा इजी ही पूछा जाएगा। ओके, तो लगभग एसएससी का जो सिलेबस है सीजीएल का, उसका सिलेबस आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके तैयारी के लिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा यहाँ से। 30% तो लाने हैं यार। पेपर 2 और पेपर 3 पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ध्यान दीजिएगा, रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन है आपका। तो सेंटेंस देखिए, या तो आपको एक्टिव से पैसिव में दे सकता है, या पैसिव से भी एक्टिव में दे सकता है, कुछ तरह से दे सकता है। तो समझिएगा, इस सेंटेंस जरा है द थीफ वाज काउट, यानी कि देखिएगा ना, तो वाज या वेयर प्लस आपका भीतरी का फॉर्म है। किसी भी पैसिव सेंटेंस में, किसी भी पैसिव सेंटेंस में आपका क्या होगा? भीतरी जरूर होगा। तो वाज या वेयर प्लस भीतरी है, तो आपका देखिएगा सिंपल पास्ट का ही रूल होता है, पर रूल पता होना चाहिए, ठीक है। आपका बैक गियर भी लगना चाहिए, ठीक है ना, इन्वर्स गियर नहीं लगेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो इसका एक्टिव लगेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो खोज लीजिए ना, पुलिसमैन क्या है? द पुलिसमैन जो है आपका सब्जेक्ट बन के आएगा, तो द पुलिसमैन है, तो इसी कट गया। द पुलिस वर्ड, देखिए अब कहता क्या है ना कि इसमें थोड़ा वर्ड चेंज करके दे देगा। एक्टिव पैसिव में वर्ड चेंज कभी नहीं होता है। वर्ड दीज का दोज वगैरह चेंज वगैरह थोड़ा बहुत होता है ना, तो नरेशन में होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको यहाँ से फंसाता है, तो फंसना नहीं है। एक्टिव पैसिव में कभी भी वर्ड चेंज नहीं होता है, ठीक है। बाकी रूल्स आप लोग को पता होगा।
यहाँ से द पुलिसमैन को उठा लीजिए, उसके बाद आ जाएगा आपका कॉट यानी कि V2, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है द थीफ। ठीक है, क्या है द थीफ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। जिसको एकदम पता नहीं है ना, 0 लेवल का आप लोग अगर ग्रामर है तो उस लोगों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर होने चाहिए तब जाके समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ए आपका स्ट्रक्चर होता है पैसिव का ही होता है, किसका, एक्टिव का। ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रहा है ना, सिंपल पास्ट टेंस था यहाँ पे, समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिनोनिम पूछा गया है, सिमिलर वर्ड्स पूछा गया है। देखिए जैसे सीजल का क्वेश्चन है। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का देखिए पढ़ के देखिए समझ में आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग की कौन मीनिंग देगा, लेथर्जिक, इंपोर्टेंट, अनस्टेबल या टफ। देखिए कोई चीज टफ होता है उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, क्या होता है, टफ। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्या होगा, टफ। लेथर्जिक मतलब लेजी होता है, लेथर्जिक मतलब लेजी जिसको, ठीक है। और अनस्टेबल मतलब समझते हैं जो चीज़ स्टेबल ना हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट मतलब होता है कोई चीज़ ना निष्क्रिय, क्या होता है, निष्क्रिय, जिसमें बेजान हो, मतलब वो काम नहीं कर रहा तो उसको बोलता है इंपॉर्टेंट। ओके, समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डैश द स्टाफ कुमार रीड द एड्रेस, यानी कि आपको प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पे ताकि क्या हो जाए, आपका इसका मीनिंग निकल जाए। तो चारों वर्ड्स का, चारों जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसका मैं पहले मीनिंग देता हूँ, उसके बाद जो है से आप देखिएगा। तो देख लीजिएगा, इसका है ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो आपका ऑन बिहाफ ऑफ है, ऑन बिहाफ ऑफ, तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है इन फेवर ऑफ, क्या होता है, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है इन फेवर ऑफ। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है सो दैट या फॉर द पर्पस ऑफ। और इन कोर्स ऑफ का मतलब होता है ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि कोई पार्टिकुलर समय में। और बाय वे ऑफ का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ, यानी किसी चीज़ का आप यूज करके सहायता से कुछ करते हैं तो वहाँ पे बाय वे ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्या हो गया, भरिएगा, क्या भरिएगा, तो कुमार जो है कोई चीज़ रीड किए स्टाफ की ओर से, तो ऑन बिहाफ ऑफ लगना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ कुमार रीड द एड्रेस, तो यहाँ पे ए आपका सही होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे रीड है ना, तो रीड, ध्यान दीजिएगा, ये रीड नहीं है, वो रेड है एक्चुअली में, क्या है, वो रेड है, क्योंकि यहाँ पे V2 फॉर्म है। क्योंकि अगर V1 रहता तो रीड के साथ एस लगता, क्योंकि कुमार के साथ रीड्स नहीं रीड नहीं होगा, रीड्स होगा। तो रीड, रेड, रीड तीनों फॉर्म में सेम ही होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका रेड होता है सेकंड फॉर्म वाला का, तो पता होगा ना। तो ऑन बिहाफ ऑफ मतलब स्टाफ की ओर से कुमार है से एड्रेस को रीड किया, समझ गए। बाकी पुट, पुट, पुट होता है, और सीट, सीट, सीट होता है। सीट मतलब SIT सीट बोल रहे हैं, तो वो भी तीनों फॉर्म में सेम ही होता है, सीटेड नहीं होता है। तो कंफ्यूज करेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम सेड टू राजेश, क्या है, राम सेड टू राजेश यू हैव डैशेस, तो क्या लगना चाहिए, नो, नेवर, बॉटम या रियली। तो देखिए रियली तो नहीं लगा, यू हैव रियली सेंस, तुम्हारे पास रियली सेंस है। बॉटम है, ये नहीं लगेगा, नेवर भी नहीं लगेगा। ऑप्शन जाएगा आपका नो, यू हैव नो सेंस। राम सेड टू राजेश, क्या बोला, यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास सेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है, क्या है, सेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब नो ही यहाँ पे क्यों लगेगा बताता हूँ। सेंस यहाँ पे एक नाउन है, सेंस क्या है, एक तरह का नाउन है, और यहाँ से वर्ड इसके पहले नो लगेगा, क्योंकि नो जो वर्ड होता है ना नाउन के पहले लगता है, और जो वर्ड नोट होता है ना जनरली देखिएगा वर्ब के पहले लगता है। किसके पहले, वर्ब के पहले लगता है, समझ गए। तो इसको देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ, एक चीज़ और बताता हूँ, इन लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ, ठीक है, कि आई हैव नो मनी, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी नहीं है, मेरे पर्स में नहीं है, लेकिन घर पे है, हो सकता है, संभावना है। लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि आई हैव नोट मनी, इसका मतलब है कि मेरे पर्स में तो पैसे अभी है ही नहीं, घर पे भी नहीं है, यानी कि अगर हमसे हेल्प मांगिएगा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ भी नहीं है, घर में भी नहीं है, यानी कि पूरा नील बटा सन्नाटा है मेरा। ओके, समझ गया। तो ये डिफरेंस होता है। बाकी नो नाउन के पहले और नोट वर्ब के पहले आता है, ठीक है। जैसे पढ़े हैं ना कि आई हैव नो मनी, बता दिया। और जैसे इसमें बोल सकते हैं कि ही हैज नोट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो देखिए वर्ब के पहले नोट लगा, आई हैव नो प्रिपेयर्ड नहीं लगता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए। नो आपका करेक्ट वर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, रीराइट द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अब यहाँ सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो सुरेश वाज अवार्डेड, फिर से वही बात देखिएगा ना, पास्ट टेंस से जो है ना आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिंपल पास्ट हो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट हो, इससे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सुरेश वाज अवार्डेड विद द एम्प्लॉई ऑफ द ईयर बाय द मैनेजमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है बाई के बाद वो सब्जेक्ट बनेगा, तो द मैनेजमेंट लगाइएगा। देखिए वाज वेयर का क्या बनता है, बताया था ना अभी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो जहाँ भी कोई वर्ड एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा हटा लीजिएगा। जैसे हैज और हैड तो होगा नहीं, सिंपल भी नहीं होगा, V1 भी अवार्ड्स लगा दिया है तो नहीं होगा।
तो द मैनेजमेंट अवार्डेड सुरेश विद द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। समझ गया ना, सब्जेक्ट हो गया द मैनेजमेंट, V2 हो गया अवार्डेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया सुरेश, और बाकी तो अदर पार्ट्स लग गया। ठीक है, तो समझ गया, ऑप्शन नंबर ए चला गया। यही एक्टिव और पैसिव होता है, ये पैसिव है या वही एक्टिव है। ओके, समझ गए। तो एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव कैसे भी दे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर अच्छे से पढ़ेंगे। SCC वाले तो इसको उड़ा के ले जाएंगे, करके नहीं उड़ा के ले जाएंगे। फिर से एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, और फिर से पढ़ते हैं इसको। वाज, देखिए सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ के कर लीजिए। वाज से कोई सेंटेंस जनरली स्टार्ट होता है? नहीं होता है। अगर इंट्रोगेटिव नहीं है तो वाज से तो स्टार्ट होगा नहीं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वाज अ प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर हु कैंपेन्ड महात्मा गांधी फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो मैं बताया था ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे में इसको याद रखिएगा, अच्छा से काम करेगा। जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन, तो नाम है महात्मा गांधी तो नाउन हो गया, तो सब्जेक्ट है से नाउन हो गया। इसके बाद वर्ब चाहिए ना इसको, कैसे काम चलेगा, इसको वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए पहले। तो महात्मा गांधी वाज, तो यानी कि सबसे पहले क्या लगा आर, उसके बाद वाज लगा तो पी में चला गया, RP के लिए आपको ऐसे सी चला जाएगा। बाकी पढ़ देता हूँ आर और पी। प्रोमिनेंट पॉलिटिकल, पॉलिटिकल के बाद क्या जाएगा, फॉर इंडिया नहीं, पॉलिटिकल लीडर हु कैंपेन्ड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा आंदोलन अभियान चला है। तो यहाँ पे पी के बाद RP, उसके बाद क्यू आया। ठीक है, कंपेन फोर, कंपेन के साथ क्या लगेगा यहाँ पे फोर, यानी कंपेन कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, तो अभियान चला रहे हैं, तो किसके लिए, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए। तो क्यू के बाद आपका एस चला जाएगा, तो RPQS ऐसा करके ले जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला फंडा पकड़िएगा, आराम से हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने हैं। रामा लिव्स फार फ्रॉम डैश, रामा जो है ऐसे क्या करती है, यहाँ से बहुत दूर रहती है, क्या रहता है, बहुत ज़्यादा दूर रहती है, तो क्या लगना चाहिए, फार, दैट, दिस या हियर। मैं तो आंसर ही बोल दिया लगता है, तो फार फ्रॉम हियर होगा। ठीक है, हियर ही करेक्ट वर्ड जाएगा। दिस दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, किस चीज़ को यहाँ वर्णन नहीं करना है या दिखाना नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं लगाएंगे। विच जो है ऐसे आपका रिलेटिव में आएगा। ठीक है, ऐसे रिलेटिव भी होता है आपका, ठीक है, और ऐसे तो कोई कंजक्शन जैसे भी काम करता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यहाँ से आपका सही वर्ड जाएगा आपका हियर। रामा लिव्स फार फ्रॉम हियर, इस पार्टिकुलर प्लेस से बहुत ज़्यादा दूर रहती है, जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ। रिराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, बुरा मत मानना भाई, आपके पास ही हूँ। रिराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसको लिखना है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यह सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखे होंगे आप लोग हैज या हैव, उसके बाद भीतरी लगता है। ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे बनता है, तो इसका पैसिव बनेगा हैज, और हैव के बाद क्या लगा दीजिएगा, हैज या हैव के बाद आप लोग इसके बाद बीन ऐड कर दीजिएगा, BEEN, और उसके बाद भीतरी लगा दीजिएगा, पैसिव बन जाएगा। तो बाकी देख लीजिएगा, वाई तो होगा नहीं, ऐसी ऑप्शन कट जाएगा, एलिमिनेट कीजिएगा ना, हैड बीन भी कट जाएगा। पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा ना, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंटिव रहेगा, हाँ हैड बीन या हैड बीन वगैरह हैज बीन हो सकता है, टेंस चेंज नहीं होता है। सिंपल पास्ट टेंस भी नहीं होगा, तो द प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सही होना चाहिए। द प्रोजेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट बन के, ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट बन के आता है। ठीक है, उसके बाद हैज बीन लगना चाहिए पैसिव में, उसके बाद V3 लगा इनॉग्रेटेड, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लग जाएगा। इनॉग्रेटेड का स्पेलिंग अच्छा सा देख लीजिएगा, आप लोग इसको लिखने में कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि टफ वर्ड है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको फिर से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी कि सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है। संजय बाउट अ नोबल, क्या है, बाउट है, ब्राउट नहीं है, बाउट है, बाय का V2 है, यहाँ पे V2 होगा ना, या यहाँ पे V2 है बाय का, ऐसे V3 भी बाउटे होता है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, और नोबेल को सब्जेक्ट बनाइए, बताया था ना। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव बनेगा वाज या वेयर, वाज या वेयर, उसके बाद आपका V3 लग जाएगा, उसके बाद V3 लग जाएगा, तो वाज या वेयर प्लस V3 बन लगाइए। संजय बाउट और नोबेल, संजय बाउट और नोबेल, तो क्या हो जाएगा, और नोबेल सबसे पहले आएगा, क्या लाएगा, और नोबेल, उसके बाद वाज वेयर लगाइए, और नोबेल वाज, उसके बाद V3 लगाइए, बाउट, उसके बाद बाय संजय लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बाय संजय, तो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। वाज वेयर प्लस V3 होता है आपका पैसिव वॉइस, अगर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा सिंपल पास्ट का, तो समझ गए ना। तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले टाइम एंड टेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द नाउन व्हिच इज इन सिंगुलर फॉर्म, यानी कि सिंगुलर नाउन चूज करना है। बोट्स, फंड्स, गुड्स या स्पाई, क्या होना चाहिए करेक्ट, तो आपका होना चाहिए यहाँ से करेक्ट होना चाहिए स्पाई, क्योंकि देखिएगा फंड्स, बोट्स और गुड्स वगैरह सारा प्लुरल है, स्पाई सिंगुलर वर्ड है। स्पाई मतलब दूत होता है, क्या होता है, दूत, राम जी का दूत बन के गए थे ना, कौन, अंगद जी बन के गए थे ना, तो वही थे स्पाई। तो इनका प्लुरल होता है SPIES, तो आपको पता है ना लास्ट वाला वाई को हम लोग IES में कन्वर्ट करके प्लुरल बनाते हैं, समझ गए।
आई थिंक डाउट नहीं होगा, इजी क्वेश्चन था। सिंगुलर प्लूरल से भी क्वेश्चन अच्छा खासे पूछे जा रहे हैं, प्रोनाउन से भी पूछे जा रहे हैं, एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ इडियम्स भी देखने को मिलेगा आज पे। संजय हाउस इज लोकेटेड टू माई हाउस, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा है, यानी कि पोसेशन यानी कि अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जनरली लिविंग थिंग के लिए ना, जनरली बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलिएगा। आगे ऐसे भरना है आपको, संजय हाउस इज लोकेटेड डैश टू माई हाउस, प्राइमल, नेक्स्ट, लेटेस्ट या अर्लीस्ट। लेटेस्ट मतलब तो नया नया होता है, तो लगेगा नहीं, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। यहाँ पे करेक्ट वर्ड जाएगा आपका नेक्स्ट। संजय हाउस इज लोकेटेड नेक्स्ट टू माई हाउस, यानी किसी का पोजीशन दिखाना होता है ना, किसी के आगे या पीछे, तो वहाँ पे नेक्स्ट या प्रीवियस का यूज होता है, ठीक है, तब लोग पता होगा। तो नेक्स्ट टू माई हाउस यानी कि मेरे घर से जस्ट आगे उसका घर है, तो उसको नेक्स्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। प्रीमल मतलब ये बहुत पहले का ही होता है, तो ये सब वर्ड्स करेक्ट वर्ड नहीं देगा इसका मीनिंग, नेक्स्ट डालने पर ही सही वर्ड करेक्ट मीनिंग देगा, ठीक है। तो बी डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। जहाँ देखिए ज़्यादा चीज़ बताना होगा वहाँ ज़्यादा बताऊंगा, जहाँ टाइम पास नहीं करना होगा, ठीक है, वहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे। चेन्नई इज वन ऑफ डैश सिटीज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिटीज की तुलना है, क्या है, बहुत सारा सिटीज की तुलना है, तो बहुत सारा सिटीज का तुलना है, उसमें भी चेन्नई को सबसे ज़्यादा दिखाना है। क्या दिखाना है सबसे ज़्यादा, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब देख सकते हैं सेंटेंस का रेफरेंस समझिएगा ना, तो चेन्नई इज वन ऑफ, उनमें से एक है, तो बहुत सारों में से एक होगा, तो यानी कि सुपरलेटिव होगा ना, क्या होगा, सुपरलेटिव होगा, तो द लार्जेस्ट लगा दीजिएगा। बाकी सारा ऑप्शन देखिएगा ना, तो वन ऑफ के बाद लार्ज यूज नहीं होता है। मोस्ट लार्ज तो वर्ड ही मोस्ट लार्ज है, तो मोस्ट लार्ज यूज नहीं होगा, क्योंकि लार्ज का जो हम लोग बनाते हैं सुपरलेटिव वह लार्जेस्ट होता है और लार्जर होता है कंपेरेटिव। मोस्ट लार्ज या मोर लार्ज नहीं होता है, ऐसा नहीं बनता है, गलत है। मोस्ट टीनियर भी गलत है, क्योंकि टीनियर खुद एक कंपेरेटिव है, तो उसके पहले मोस्ट लगाने के क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये गलत रेफरेंस है। तो यहाँ से ऑप्शन सी ही जाएगा आपके, और लार्ज तो यूज होगा ही नहीं, ठीक है। तो द चेन्नई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि साउदर्न पार्ट में चेन्नई जो है सबसे बड़ा शहर है, समझ गया। लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दिखाता है, जो कि बताता है कि सबसे हाईएस्ट डिग्री का है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर डैश ऑफिस लास्ट वीक। आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ बता देता हूँ, समझिएगा। जैसे कोई सेंटेंस में अगर कुछ ऐसा वर्ड देखते हैं, जैसे कि एगो, क्या देखिएगा, एगो, लॉन्ग एगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, स्टरडे, या इन 2022, या इन 2020, या इन 2010, या इन 1989, ठीक है। तो ये सारा जो है से अगर वर्ड आप लोग देखने को मिलता है, तो समझ जाइएगा कि आपका सिंपल पास्ट का रेफरेंस है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इसको देख लीजिएगा। तो आइए फिर यहाँ से, लास्ट में क्या लिखा था, लास्ट वीक लिखा है, लास्ट में लास्ट वीक है, तो क्या लगना चाहिए, लगा दीजिए सीधे। एज्यूम तो होगा नहीं, एज्यूम्स भी नहीं होगा, है बताया नहीं, एज्यूम्ड होगा, क्योंकि V2 एज्यूम का एज्यूम्ड होता है, तो समझ गया ना, तो एज्यूम लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, समझ गए। तो इसको देख लीजिएगा। और एज्यूम मतलब क्या होता है, कोई अपना ऑफिस वगैरह पद को धारण करने का जो प्रोसेस होता है उसको एज्यूम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक धारण कर लिए, 2014 में किए थे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से आपका नाउन पूछ रहा है और बता रहा है कि सिंगुलर नाउन बताइए। आउटस्कर्ट्स, रिचेज, प्रिंसेस या विशेष, कौन सा सही होना चाहिए, सबके लास्ट में ऐसे तो लग रहा है कि सब प्लूरल है, लेकिन प्लूरल देखिए सारा प्लूरल। आउटस्कर्ट मतलब होता है सीमांत, ठीक है, सीमा के बाहर आउटस्कर्ट्स होता है। रिचेज मतलब धन्य वैभव होता है, प्लूरल यूज होता है। और विशेष भी होता है, एक तरह से प्लूरल यूज होता है। लेकिन जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस जो है से प्लूरल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंस का प्लूरल नहीं है ये, ठीक है, प्रिंसेस है, क्या है, प्रिंसेस, ठीक है। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी होता है, परी, पापा की परी, सुने ना तो प्रिंसेस है, इसका प्लूरल बनेगा प्रिंसेस, क्या बनेगा, प्रिंसेसेस का प्रिंसेसेस बनेगा, PRINCESS लगा के इसका प्लूरल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी चलेगा। तो सिंगुलर वर्ड है प्रिंसेस, इसका प्लूरल बन जाएगा प्रिंसेस, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रूडेंट, क्या होता है, प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल टाइप का आदमी, क्या होता है, केयरफुल टाइप का, समझदार टाइप का इंसान को हम लोग प्रूडेंट बोलते हैं, ठीक है, सेंसिबल टाइप का इंसान, तो ये होता है केयरफुल, चला जाएगा। बाकी देख लीजिए, एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है। फुलिश मतलब होता है पागल टाइप का इंसान, ठीक है। इनसेन, इसका वर्ड याद देखिएगा आपका, इनसेन, इनसेन मतलब मैड, पागल, फुलिश। हैस्ट्री मतलब जल्दीबाजी होता है, क्या होता है, हैस्ट्री मतलब जल्दीबाजी, ह्यूरिडली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ह्यूरिडली, हैस्ट्री का याद रखिएगा। आंसर प्रूडेंट का केयरफुल हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरफुल जो रहता है, वॉचफुल, चौकन्ना उसको बोलते हैं, वॉचफुल वर्ड याद रखिएगा इसके लिए, केयरफुल के लिए, वॉचफुल मैंने चौकन्ना, केयरफुल, तो इसे प्रूडेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। बाकी का मीनिंग बता दिया। हैस्टी मतलब जल्दबाजी, एक वर्ड याद रखिएगा ह्यूरिडली, ह्यूरिडली होता है एक, इसका सिनोनिम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से जो है आपको फिलर्स है यहाँ पे फिर से फिल करना है। तो आई डैश इन चेन्नई 4-5 ईयर्स। तो ध्यान दीजिए एक बात, 4-5 ईयर रहे, 10 ईयर्स रहे, या सिंस 2020 रहे, सिंस मंडे रहे, सिंस जनवरी रहे, तो ये सारा वर्ड आएगा ना तो समझ जाइएगा कि थोड़ा सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। जिसका रूल क्या होता है, जिसका रूल होगा या तो अगर पास्ट में होगा तो हैड बीन लगा रहेगा, हैड बीन प्लस V4। अब पास्ट रहेगा तो आपका हैज या हैव देखने को मिलेगा, प्रेजेंट रहेगा तो सॉरी क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा तो हैज या हैव बीन प्लस V4 रहेगा, और पास्ट रहेगा तो हैड बीन प्लस V4 रहेगा। तो समझ जाइएगा। तो देखिए इसका यूज कहाँ होता है कि जैसे कि पास्ट से कोई काम आप कर रहे हैं और अभी भी वो काम जारी है, तो वहाँ से जो है ना से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, तो वो जो होता है पास्ट परफेक्ट का रूल होता, कंटिन्यूअस का रूल होता है। समझ गए। तो ऐसे चीज़ होता है। तो ऐसा जब आएगा कभी तो समझ जाइएगा कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ से आई के साथ क्या लगना चाहिए, हैज बिन या हैव बिन। तो आई के साथ हैव लगता है। तो आई हैव बिन लिविंग इन चेन्नई फॉर 5 ईयर, मैंने 5 साल से चेन्नई में रह रहा हूँ और अभी भी रह रहा हूँ, वह काम वर्तमान में भी जारी है। इस तरह का रेफरेंस देने के लिए हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ से बात है प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, जिसको डाल लीजिएगा। तो हैज बीन लिविंग, ठीक है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4, या पास्ट में होगा तो हैड बीन प्लस V4। समझ चुके हैं ना। रेफरेंस 5 ईयर्स रहेगा, 10 ईयर्स रहेगा, तो समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है और उसके बाद ऐसे भरना है। डैश इज इलनेस बाबू कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम, यानी कि किसके चलते आपने बोल रहा है यहाँ पे कि किस चीज़ के कारण है, यानी कि इलनेस यानी बीमारी के कारण क्या हुआ, बाबू जी अपना काम जो है समय में नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है, काम जो निर्धारित समय था उसका जो समय दिया गया था उसमें काम नहीं कर पाया। तो क्या लगना चाहिए, इंस्टीड ऑफ, ड्यू टू, डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ। तो ध्यान दीजिएगा, समझाते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है ना, इंस्टीड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। क्या होता है, इन प्लेस ऑफ या इन लिeu ऑफ। देखिए इन लिeu भी पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है के जगह पर। क्या होता है, के जगह पर। इंस्टीड ऑफ फिर लिखा गया ना, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा, इरेज कर दूंगा आपका पीडीएफ में। तो इंस्टीड मतलब क्या होता है, किसी के स्थान पर। ड्यू टू मतलब होता है ना, ड्यू टू एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। बिकॉज ऑफ एक एडवर्ब है, ध्यान दीजिएगा। तो एडवर्ब है तो क्या करेगा, वर्ब को वर्ब जो कोई मॉडिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव करेगा या कोई क्लाउज को करेगा। ध्यान समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, नाउन या प्रोनाउन को यह से बिकॉज ऑफ जो है से मॉडिफाई नहीं करेगा। बाकी डिस्पाइट का मतलब होता है नॉट विथ स्टैंडिंग या विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, यानी किसी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पे डिस्पाइट का यूज करते हैं। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसको हम लोग डिस्पाइट बोलते हैं। और इन स्पाइट मतलब विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, यानी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ दोनों का लगभग यूज सेम है। ठीक है, आपको अगला स्लाइड में एक मिल जाएगा चीज़, उसको पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्कस नहीं करूँगा उसको, आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बाकी एक चीज़, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इस पर देखिएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देते हैं। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है क्योंकि डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। तो बार बार ऑफ हम लोग नहीं लगाएंगे, डिस्पाइट ऑफ लगा दीजिएगा, इसका मतलब कि ऑफ 2 बार यूज होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो देख लीजिए यहाँ से आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ड्यू टू। ड्यू टू हिज इलनेस, इलनेस क्या है, एक तरह का नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कर कौन करेगा, एडजेक्टिव ड्यू टू। ठीक है, एडजेक्टिव ड्यू टू है से इसको मॉडिफाई करेगा। ओके, इंस्टीड ऑफ जो आप लोग देख रहे थे इसका मतलब क्या स्थान पर होता है, बाकी सारी चीज मैं आपको बता दिया। ठीक है, समझ गए, तो समझ चुके होंगे। अरे लाइट स्लाइड क्यों आ रहा है। तो आपका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया ना ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, तो सारी चीज देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ओके, इंस्पाइट ऑफ यूज है। आगे आपका फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, PQRS आपको अरेंज करना है। तो पढ़ते हैं फिर से। इंग्लिश इज द फर्स्ट चॉइस मोस्ट अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़िए, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, यानी कि सबसे पहले आप लोग यहाँ से देखिएगा तो इंग्लिश आएगा। क्या आएगा, इंग्लिश। तो इंग्लिश देखिएगा तो सबसे पहले पी आ गया, नाउन है ना इंग्लिश, तो पी आ गया। इज द फर्स्ट चॉइस, चॉइस के बाद ऑफ आना चाहिए, तो ऑफ आपका जो है से आर में भी है और आपका जो है से एस में भी है। तो फर्स्ट चॉइस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन मोस्ट अदर कंट्रीज, तो क्या आना चाहिए, चॉइस ऑफ। तो पहले चॉइस के साथ ऑफ लगना चाहिए, यानी कि PS, क्या आ गया आपका PS। उसके बाद इन मोस्ट अदर कंट्रीज, यानी कि फर्स्ट चॉइस है फॉरेन लैंग्वेज इन मोस्ट अदर कंट्रीज में, उसके बाद क्यू आना चाहिए, और ऑफ द वर्ल्ड, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लास्ट में रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो PSQR आना चाहिए। थोड़ा सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और थोड़ा सा मीनिंग भी निकाल कर देख लीजिएगा तो आप समझ में आ जाएगा।
तो PSQR किस में गया, डी में, समझ गया। तो ऐसे इसको बना सकते हैं। सब्जेक्ट पकड़िए, उसके बाद थोड़ा मीनिंग निकालिए। ओके, तो इंग्लिश में सब्जेक्ट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखिए इडियम्स फ्रेज से क्वेश्चन है, इडियम्स फ्रेजेज, ठीक है। तो इडियम फ्रेज आपको देख लीजिएगा। कीप मी इन द लूप, क्या है, कीप मी इन द लूप। तो कीप मी इन द लूप का मतलब होता है टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड, यानी कि किसी आदमी को क्या करना, इन्फॉर्म्ड रखना, कोई चीज़ बताते रहना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि प्लीज़ कीप मी इन द लूप, यानी कि अरे भाई मुझको ना पार्टिकुलर घटना के बारे में बताते रहना, मेरे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सब बताते रहिएगा उसको। तो टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड के लिए यानी किसी को चीज़ बताते रहना, उसके लिए टू कीप इन द लूप होता है यूज इडियम्स। नेक्स्ट है, फिर से आपका एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, यानी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अ बिग वैरायटी स्टोर वाज इनॉग्रेटेड बाय कुमार, क्या है, कुमार के द्वारा क्या किया गया, एक बिग स्टोर है से इनॉग्रेटेड किया गया, यानी कि उद्घाटन किया गया। देखिए कुमार सबसे पहले आएगा आपका, कुमार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैं बोला हूँ ना एक्टिव में चेंज होगा, तो हैड तो कट गया ऐसे ही, हैज भी कट जाएगा क्योंकि पास्ट का रेफरेंस है। इनॉग्रेट्स प्रेजेंट का है तो भी कट गया। कुमार इनॉग्रेटेड अ बिग वैरायटी स्टोर, ठीक है, कुमार आया सब्जेक्ट बन के यहाँ पे। उसके बाद वाज इनॉग्रेटेड का कन्वर्ट हो जाएगा इनॉग्रेटेड में। उसके बाद देख लीजिएगा अ बिग स्टोर, अ बिग वैरायटी स्टोर, अ बिग वैरायटी स्टोर आपका आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है, वही रूल है जो पहले बताया था सिंपल पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का, वाज अवेयर प्लस V3 में। ओके, तो देख लीजिएगा। एक्टिव पैसिव से दे सकता है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव दे सकता है, तो रिवर्स गियर भी आपका लगना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चुनना है ताकि अब इसका क्या हो जाए, मीनिंग निकल जाए। तो व्हिच ऑफ द चेयर्स डिड यू सिट, अब ध्यान दीजिए, किसी चीज पर बैठते हैं तो उस पर टच करते हैं, क्या करते हैं, टच करते हैं। तो जहाँ पे टच आता है ना पोजीशन, तो वहाँ प्रीपोजिशन ऑन आता है, क्या आता है, टच ऑन। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि उस पर टच है, तो टच किस में, ऑन करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द चेयर्स डिड यू सिट ऑन, यानी कि यह कौन सा चेयर है जिस पर तुमने बैठा, ठीक है। यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क होना चाहिए लास्ट में, थोड़ा सॉरी, इसको क्वेश्चन मार्क होना चाहिए लास्ट में, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, यहाँ ऑन डाल दीजिएगा, मीनिंग दे देगा। बाकी एक चीज़ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जिन्हें देखिएगा ना तो क्वेश्चन डू या डज के साथ करके आप लोग को कंफ्यूज करते हैं। तो डिड के बाद हमेशा V1 आएगा, जैसे बोल देगा ना डिड ही वेंट टू मार्केट, तो आप लोग समझिएगा सही है, अच्छा डिड है पास्ट है तो वेंट लगेगा, नहीं, डू डज या डिड, डू डज या डिड, ये सब सेंटेंस है, उसके साथ हमेशा V1 आता है, याद रखिएगा, क्या आता है, हमेशा V1। और मॉडल के साथ भी V1 आता है, जैसे कि सैल शुड मे माइट वगैरह पढ़े हैं ना, कैन कुड, उसके साथ भी हमेशा V1 आता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन फंसाता है, फंसा सकता है। आंसर आपका ऑन हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ऑन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, फिर से एक इडियम फ्रेज आ गया, इसका मीनिंग बताइए। हॉर्स और डिफरेंट कलर, क्या है, हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, तो यानी कि हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर है, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा। तो हॉर्स ऐसे एक अलग कलर का है, इसका मतलब है कि एन इंटायरली डिफरेंट मैटर, इंटायरली मतलब होता है फुली कंप्लीटली, तो यानी कि एक हॉर्स है जो कि एक बहुत ही अलग तरह का मतलब कलर का है, तो इसका मतलब है कि मैटर जो है ना से पूरा ही अलग तरह का है। बात समझ में आ रहा है, थोड़ी कि घोड़ा एक बहुत अलग तरह का है, यानी कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं, एकदम अलग चीज़ें हैं। तो एन इंटायरली डिफरेंट मैटर के लिए यह इडियम यूज होता है। नेक्स्ट है, इंडिया डैश द मैच स्टरडे, अब क्या करूँ, डायरेक्ट मार दूँ। अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि स्टरडे वर्ड आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, एगो आ जाए, लॉन्ग लॉन्ग एगो आ जाए, ठीक है। तो ये सारा वर्ड्स अगर आ जाता है तो क्या होता है, तो मैं बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस लगता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में आपका लोस्ट का क्या होगा, लोस्ट, तो ऑप्शन मार दीजिए यहाँ पे सी, तो लोस्ट हो गया। द इंडिया लोस्ट द मैच स्टरडे, कल का मैच इंडिया ने हार गया, ठीक है। बाकी यहाँ से कुछ कुछ कन्फ्यूज आप लोग हो जाइएगा, समझ जाइएगा। LOSS एक होता है LOAC, अब एक होता है LOOC, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तीनों वर्ड्स में। LOOC लूज मतलब ढीला होता है, जैसे पेंट वगैरह ढीला होता है ना, उसको ढीला बोलते हैं। LOAC लोस्ट एक भर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इस भर्ब का प्लूरल भर्ब चेंज होता है, यानी कि टेंस चेंज, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, V1 V2 बनाते हैं। तो लोस्ट हो गया लूज का। अभी लॉस हानि होता है, जो प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं ना वही वाला लॉस है, तो हानि नाउन है। ये भी लूज एक तरह से ढीला बोल सकते हैं, एक तरह का एडजेक्टिव भी हो जाएगा ना, लूज पैंट वगैरह, तो ये एडजेक्टिव है। अब ये लॉस जो है आपका भर्ब है, क्या है, भर्ब है, तो इसका हम लोग V2 या V3 बना सकते हैं, ठीक है। लोस्ट, समझ गए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ई लॉस नाउन है आपका, लाभ हानि होता है। ई लूज पैंट या हम लोग शर्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे एडजेक्टिव जैसा काम करता है। अब ई लॉस आपका भर्ब है, ठीक है, तो इसका हम लोग V2 बनाते हैं या V3, तो लॉस का लोस्ट होता है, V3 में लोस्ट ही होता है, टेंशन नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो देख लीजिएगा, यहाँ से मजा ले रहा है आपसे, अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन देकर लॉस में कंफ्यूज करा दिया। आगे आपको बताना है कि करेक्ट एडवर्ब भरिए ताकि इसका मीनिंग निकल जाए।
सुभाष नोज मी डैश देन यू। ध्यान दीजिए, अगर देन लगा हुआ है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? कंपैरेटिव। तो बेटर, बेस्ट, मेनी और मोस्ट ऐसे कट गया। बेस्ट तो लगेगा नहीं, सब सुपरलेटिव है कि बेस्ट और मोस्ट। मेनी तो लगेगा नहीं, बेटर आ गया। तो बेटर जो है आपका लग जाएगा। मीनिंग उन्हीं का देख लीजिएगा। सुभाष नोज मी बेटर देन यू। सुभाष ना तुमसे अच्छा जानता है हमको, ठीक है। तुमको ना जानने की जरूरत नहीं है, ओके। तुमसे अच्छा जानता है, तुमको समझना है हमको तो समझो, नहीं समझना है तो जाओ, ओके। समझ लीजिए। तो यहाँ पे बेटर डाल दीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, इसका सेंटेंस का हमने निकल जाएगा। अब ऐसे भी देन देखिएगा तो कंपैरेटिव डिग्री की बात करता है, तो आपको पता है ना गुड, बेटर, बेस्ट होता है, ठीक है। तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, ओके। तो समझ जाइएगा। तो ये चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एग्रेसिव का एंटोनिम बताना है। थोड़ा सा ना पढ़िएगा अच्छा से, कभी एंटोनिम को सैनोनिम, सैनोनिम को एंटोनिम करके मत आ जाइएगा, ओके। 30% लाना है, ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं होना चाहिए। तो एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव का मतलब होता है कि कोई आदमी है से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, यानी कि आक्रामक है। क्या है? आक्रामक है, ये असभ्य टाइप का है, तो उसको बोलते हैं एग्रेसिव। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सभ्य टाइप का इंसान, काइंड टाइप का इंसान, यानी कि कॉम्प्लेसेंट इसके लिए यूज होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट, यानी कि काइंड है आपका, नोबल पर्सन इसको बोल सकते हैं। तो उस तरह के हम लोग ऐसे आदमी को कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं। तो उसका अपोजिट हो जाता है एग्रेसिव। तो एग्रेसिव मतलब आक्रामक टाइप का आदमी, और काइंड मतलब होता है कि एक नेक आदमी, इंसान, ठीक है, एक तरह का अच्छा इंसान बोल सकते हैं। कॉम्प्लेसेंट, हट्टी टाइप का ना हो, तुरंत कोई चीज़ बात को मान ले, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। बाकी कॉम्बेटिव लड़ाकू टाइप का होता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब एक तरह का विध्वंसकारी होता है। और बारीक मतलब एक तरह का क्या होता है? एक तरह का बारीक मतलब होता है असभ्य टाइप का इंसान। तो ABC तीनों इसका सिनोनिम देखने को मिल जाएगा एग्रेसिव का। बाकी एंटोनिम आपका कॉम्प्लेसेंट हो गया, ठीक है, मतलब एक तरह का काइंड आदमी जो आपका बात सुने। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग वाला टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? देखिए, टेंजिबल कोई चीज़ ऐसा चीज़ होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं? टेंजिबल चीज़ को आप लोग टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो टेंजिबल चीज़ को आप टच कर सकते हैं, ठीक है, यानी जिसको फिजिकल आप बोल सकते हैं। अभी समझाऊंगा आपको। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। जिसको कि टच नहीं किया जा सकता उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। जिसको टच नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट का होता है अमूर्त, अमूर्त यानी कि जो उसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट अब नाउन पढ़े आप लोग ना, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय से संबंध नहीं रखते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको देख नहीं सकते हैं, वो चीज़ होता है क्या चीज़? वो होता है एब्स्ट्रैक्ट चीज़। समझ गए? तो आप लोग टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चर पढ़े भी होंगे आर्ट एंड कल्चर में, UPSC का सिलेबस भी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट इसका करेक्ट अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हो गया। बाकी टचेबल, फैक्चुअल या कॉर्पोरियल, तीनों के तीनों इसका सिनोनिम है, यानी कि जिसको टच कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में होता है ना भाई, टेंजिबल मतलब होता है फिजिकल फॉर्म में जिसको टच किया जा सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको टच नहीं किया जा सकता है। समझ सकते हैं? जैसे बुढ़ापा, जवानी, पढ़ा है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब होता है। क्या होता है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बेस्ट एग्जाम्पल है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हार्डवेयर ऐसे टेंजिबल है, यानी कि टच करने लायक है, और जो सॉफ्टवेयर है वो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको आप लोग टच वगैरह नहीं कर सकते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। वी विल सी टू इट डैश। तो वी विल सी टू इट डैश में कहा जाएगा? देखिए, अगर हम लोग इसको खुद से करने का सेंस आता है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव। पता है ना, अगर अपना काम खुद करना है, जैसे आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ, आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ। तो इस तरह से है आई विल सी टू इट। क्या होता है? आई विल सी टू इट आवर सेल्फ। तो वी के साथ आवर सेल्फ लगना चाहिए, आपको पता है ना, वी के साथ आवर सेल्फ होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव इसका योर का क्या होता है? यू का होता है योर सेल्फ, माई का आई का माई सेल्फ होता है, ठीक है, दे का देम सेल्फ होता है। तो वी का आवर सेल्फ ही होगा रिफ्लेक्सिव, करेक्ट रिफ्लेक्सिव इसका आवर सेल्फ होता है। तो वी विल सी टू इट आवर सेल्फ, हम इसको खुद से देख लेंगे। समझ गए? तो मीनिंग आपका ए नंबर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए चला गया। क्वेश्चन अच्छे है ना, सीधे आपका एग्जाम से है। बताइए, फिर से आपको प्रोनाउन बताना है। प्रोनाउन मतलब जो क्या करे, नाउन के बदले आता है, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। डैश ऑफ द बॉयज गेट द प्राइज। तो क्या होगा चाहिए यहाँ पे? देखिए, अगर प्राइज को बांटने वगैरह की बात हो रहा है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है। तो ईच, एवरी वगैरह सब पढ़े होंगे, तो ईच लगेगा, इसमें करेक्ट वर्ड जाता है ईच। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। समझ गए? यानी कि हर एक बच्चा को प्राइज मिला, तो वहाँ पे ईच वर्ड जाएगा। दीज सब वर्ड नहीं जाएगा, यहाँ पे मीनिंग नहीं देगा इसको, ईच वर्ड लगाइएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम पास क्यों करें, ओके। ईच एक जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव आपका प्रोनाउन देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। बाकी एक चीज़ मैं बताता हूँ, ईच के साथ नाउन आता है ना, तो सिंगुलर नाउन आता है। क्या आता है? सिंगुलर नाउन। और ईच के बाद अगर ऑफ आ गया, ईच के बाद अगर ऑफ आ गया तो उसके साथ आपका प्लूरल नाउन आता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, ईच के बाद ऑफ आया, उसके बाद द बॉयज आ गया। समझ गए?
तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, क्या होगा, हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब V1 या V5 में हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देख लीजिएगा सेंटेंस कैसा है, ठीक है ना, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, V1 या V5 में, कहने का तात्पर्य है प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 हो जाता है ना, आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, वेनरेट। वेनरेट का मतलब क्या होता है, वेनरेट का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, क्या करना, रेस्पेक्ट करना। तो इसका सिनोनिम बताना है आपको, तो देखिएगा वेनरेट का जो एक्साल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्साल्ट होता है इसका सिनोनिम। एक्साल्ट मतलब ये होता है रेस्पेक्ट करना, वेनरेट करना। बाकी डिनाउंस, कॉन्डेम या फिर डिसऑनर सबका होता है निंदा करना, क्या करना, निंदा करना। तो इस तरह इसका एंटोनिम हो जाएगा, अगर वेनरेट का एंटोनिम पूछे आपसे तो समझ जाइएगा, डिनाउंस मतलब निंदा करना, कॉन्डेम मतलब ही निंदा करना, आलोचना करना, डिसऑनर मतलब किसी को अपमानित करना, समझ गए। तो याद रखिएगा इसको, तो वेनरेट मतलब रेस्पेक्ट होता है, तो याद रखिएगा। एक वर्ड यहाँ से बताता हूँ, हिट आउट, क्या होता है, हिट आउट। हिट आउट मतलब होता है आलोचना करना, क्या करना, आलोचना करना, याद रखिएगा, आ सकता है, क्वेश्चन आ चुका है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। फिर से इसमें एडवर्ब डालना है आपको ताकि इसका मीनिंग निकल जाए। व्हेन आई सी हिम डैश आई शैल स्पीक टू हिम, तो क्या होगा, व्हेन आई सी हिम नेक्स्ट, लेट, अर्लीस्ट या प्रीवियस, तो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कि व्हेन आई सी हिम नेक्स्ट, मैं अगर अगली बार उससे मिलता हूँ, क्या होता है, अगली बार उससे मिलता हूँ, नेक्स्ट का मीनिंग होगा कि अगर अगली बार मिलूंगा ना उसे तो उसको मैं बोल दूंगा, आई शैल स्पीक टू हिम, उसको मैं बोलूंगा, ठीक है। तो व्हेन आई सी हिम नेक्स्ट, यानी कि जब अगली बार उसे मिलूंगा तब उसे बोलूंगा, तो क्या होगा, व्हेन आई सी हिम लेट, लेट तो मीनिंग नहीं जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, नेक्स्ट। व्हेन आई सी हिम नेक्स्ट, ठीक है, अगर अगली बार उसे हम लोग उससे मिलते हैं, व्हेन आई सी हिम लेट आई विल स्पीक टू हिम। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसको देखते हैं। यहाँ तो लग रहा है कि यहाँ पे तो लेट जाना चाहिए ना, व्हेन आई सी हिम लेट, जब मैं उसको लेट देखता हूँ तो आई शैल स्पीक टू हिम, ठीक है, मैं उसको बोलूँगा। तो यहाँ पे करेक्ट लेट रख लीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे इसको लेट कर लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर आपका ए होगा, व्हेन आई सी हिम लेट, ठीक है, आई शैल स्पीक टू हिम। सी मतलब देखिए देखना नहीं होता है ना, सी मतलब होता है ना कि मिलना, जैसे कि व्हेन आई सी हिम नेक्स्ट लेट, यानी कि मैं देखूँ, अगर देखता हूँ उसे या मिलता हूँ लेट तब उसे बोल दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसे मैं बोल दूंगा, तो यहाँ पे लेट इसका करेक्ट मीनिंग जाएगा, ओके, तो लेट लगा लीजिएगा। लेट और लेटली में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट का मतलब होता है आपका क्या, देर से आना, और जबकि लेटली होता है हाल ही में, रिसेंटली, तो दोनों वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका होस्टाइल, क्या होता है, होस्टाइल। तो होस्टाइल का एंटोनिम बताना है। तो होस्टाइल मतलब होता है ना, जैसे कि एक तरह का एक ऐसा आदमी जो आपसे होस्टाइल है, यानी कि आपसे ठीक से बात नहीं करता हो, ठीक है, कुछ अगर बोलते हैं तो उग्र टाइप का रहता हो, ठीक है, तो उसको होस्टाइल बोलते हैं, दुश्मनागा टाइप का, तो उसको होस्टाइल बोलते हैं, यानी कि उसका एंटोनिम हो जाएगा फेवरेबल, क्या होता है, फेवरेबल। तो तीनों जो आपको दिख रहा है ना, कॉन्ट्ररी, एडवर्स और हेटफुल, या जो तीनों के तीनों जो है ना, तीनों के तीनों बी, डी और सी, तो बी, डी और सी तीनों के तीनों जो आपका होगा इसका होस्टाइल का सिनोनिम्स हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा फेवरेबल। होस्टाइल मतलब थोड़ा सा विपरीत प्रवृत्ति का इंसान होता है ना, थोड़ा सा जो आपसे घुले मिले नहीं, एडवर्स और निगेटिव टाइप का इंसान, तो उसको बोलते हैं होस्टाइल, और उसका होगा फेवरेबल, जो आपके पक्ष में हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33, और 33 में फिर से आपको एक इडियम पूछा है, टू बी अंडर फायर, क्या होता है, टू बी अंडर फायर, यानी कि बोलता है ना कि तुमको फायर कर देंगे। तो जब कोई आदमी गुस्सा होता है तब आपसे बोलता है, तो समझ जाइएगा, अगर बोलता है टू बी अंडर फायर, इसका मतलब होता है टू बी क्रिटिसाइज सिवियरली फॉर समथिंग यू हैव डन, यानी कि जो आप काम किए हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, उसके लिए यूज होता है टू बी अंडर फायर, ठीक है। टू बी अंडर फायर मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना, किसी चीज़ का आलोचना झेलना। एक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, अगर टू बी अंडर अ क्लाउड बोलेगा, क्या होता है, अंडर अ क्लाउड, अगर एक इडियम पूछे तो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, क्या होता है, अंडर सस्पिशन, इसको याद रखिएगा, सस्पिशन मतलब संदेह के घेरे में, ओके, तो अंडर अ क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन। तो आपका आंसर सी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34 नंबर। 34 में फिर से एक दिया हुआ है, देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट अच्छा से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, ज़्यादा नंबर है, 3-4 हो गया ना यहाँ से, तो पढ़ लीजिए इसको। ड्यूरिंग द डे द डंकी विल कैरी, बट ड्यूरिंग द नाइट ही वॉज सेट फ्री टू ईट द ग्रीन ग्रास इन द नियर बाई फील्ड। ध्यान दीजिए, द वाशरमैन बैग से लास्ट में है, तो कहता है यहाँ से सेंटेंस कहाँ से शुरू होना चाहिए, तो बोलेगा कि द ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय, ड्यूरिंग द डे द डंकी विल कैरी, तो डंकी क्या करेगा, कैरी करेगा, तो वाशरमैन का बैग, यानी कि धोबी का थैला वगैरह, बैग वगैरह, थैला वगैरह ढोएगा, तो विल कैरी वाशरमैन्स बैग्स, यानी कि पी के बाद एस आना चाहिए, पी एस,
बट ड्यूरिंग द नाइट, परंतु 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 क्या होगा, रात को उसको खोल दिया जाता है। सेट फ्री मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, खुला कर देना, आज़ाद कर देना, सेट फ्री मतलब। तो उसके बाद आर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पी एस की वर्थ, रात में ताकि घास हरा हरा घास खा सके दूसरा खेत में। तो पी एस की वर्थ कहाँ है, पी एस की वर्थ ऑप्शन नंबर बी में, समझ गए। तो मीनिंग निकाल के देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 35, ओमनी प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सर्व जगह हो, सब जगह हो, क्या हो, ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो सब जगह हो, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। इसका सरनेम बताना है आपको। तो ओमनी प्रेजेंट का सरनेम होता है परवेसिव। क्या होता है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब ही होता है ओमनी प्रेजेंट, मतलब जो सब जगह हो, जो सर्वव्याप्त हो। ध्यान दीजिएगा, ओमनी प्रेजेंट। एक वर्ड यहाँ से जो इसको ना वन में पूछा जाता है कि वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ओमनीपोटेंट। क्या आता है, ओमनीपोटेंट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ओमनीपोटेंट बोले ना, ओमनीपोटेंट, तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कि जो क्या हो, हमेशा पावरफुल हो, क्या हो, सर्वशक्तिमान हो, हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा जो पावरफुल है उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं। तो ओमनीपोटेंट का मतलब अलमाइटी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ओमनीपोटेंट मतलब जो वन हु इज वेरी पावरफुल, या ठीक है, तो उसको ओमनीपोटेंट बोलेंगे। और जो सब जगह हो, सब जगह प्रेजेंट हो, उसको ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे। इसका सरनेम परवेसिव हो गया। समझ चुके हैं ना, ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट दोनों वर्ड पूछा जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लोग दोनों में। प्रेजेंट मतलब जो सब जगह हो, और ये जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए वर्ड अलमाइटी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिए अपोजिट एक होता है, क्या होता है, एक होता है अपोजिट, ये देखिए अपोजिट है, क्या है, अपोजिट। तो इसको एंटोनिम बताना है, क्या होता है, एंटोनिम। तो देखिए अपोजिट का मतलब होता है ना सुटेबल, क्या होता है, सुटेबल। तो इसका अपोजिट चला जाएगा इनएप्रोप्रिएट। कहाँ चला जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, समझ गए। ये जो सुटेबल है इसका सिनोनिम होगा, लेकिन आपसे पूछा एंटोनिम है। अपोजिट का मतलब होता है सुटेबल, अपोजिट नहीं बोल रहा हूँ, अपोजिट नहीं, अपोजिट। तो इनएप्रोप्रिएट चला जाएगा, ठीक है, इसका एंटोनिम। ओके, बाकी अपोजिट इसका सुटेबल मीनिंग होता है अपोजिट का। रिलीवेंट मतलब ये होता है किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए, मैं बोलता हूँ ना ये आप लोग के लिए रिलीवेंट है, मतलब आप लोग के काम का चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिलीवेंट बोलते हैं, उसके अनुरूप है। समझ चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा अपोजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से पैसिव वॉइस से देख रहे हैं, पैसिव वॉइस कितना ज़्यादा पूछा है। ओके, ऐसा पूछा जाएगा तो यार मैं पैसिव वॉइस का ना आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। द मैकेनिक रिपेयर्स द प्रिंटर, प्रिंटर को रिपेयर करता है मैकेनिक। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखे होंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। तो इसका पैसिव कैसे बनता है, इसका पैसिव बनता है इज एम आर, ठीक है, उसके बाद V3 बनता है। इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद V3 लगता है, आपको समझ गए। देखिए सब्जेक्ट ढूंढिए प्रिंटर, प्रिंटर के अनुसार इज लगना चाहिए, वाई तो ऐसे कट गया, इज वाला दो टो है जो वाला कट गया, दो बचा द प्रिंटर इज, बीइंग नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है। द प्रिंटर इज रिपेयर्ड, द प्रिंटर इज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, तो मैकेनिक क्या कर रहा है, प्रिंटर को रिपेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिंगुलर फॉर्म बताना है। सिंगुलर प्लूरल सभी ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। नाउन एंड नंबर और एक्टिव पैसिव तो मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, नाउन एंड नंबर और एक्टिव पैसिव। तो सिंगुलर बताइए, रिवर्स प्लूरल दिख रहा होगा, अर्निंग्स भी प्लूरल है, वैल्यूएबल्स या फंगस, कौन है। तो देखिए इसमें जो सिंगुलर वर्ड है वो फंगस है। क्या होता है, फंगस। आप लोग जो पढ़े हैं ना फंगी, फंगी और फंगस, तो आप लोग ना ध्यान से नहीं देखते हैं। आप लोग ना एग्जाम में जब बुक पढ़ते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखा रहता है फंगस, प्लूरल फंगी या सिंगुलर फंगी, ऐसे लिखा रहता है। तो ध्यान तो आप लोग देते नहीं है, फगनी लिखा गया है ना अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है फंगी क्या हो गया, फंगी। तो फंगी प्लूरल है, फंगस सिंगुलर है, समझ गए। बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे रेडियस का रेडियाई बन जाता है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बैक्टीरिया हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब ऐसे ऐसे बनता है, तो पता होना चाहिए। सिंगुलर प्लूरल जब प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दूंगा। झारखंड पुलिस वाले भी कुछ बोल रहे थे वीडियो के लिए, तो देखो यार सब मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि सबका काम करेगा, तो वेट थोड़ा कीजिए, आपको जल्द वीडियो देखने को मिलेगा इंग्लिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आता है। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि आपको बेस्ट प्रोनाउन ऐसे चूज करना है। क्या करना है, बेस्ट प्रोनाउन का ऐसे चूज करना है। डैश बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, क्या होगा, डैश बुक। तो उसके लिए दोज और दिस तो ऐसे कट जाएगा। दोज और दिस डेमोन्स्ट्रेटिंग में प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, तो मीनिंग देगा नहीं। आपका मीनिंग देगा दिस, दिस बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, तो दिस बुक लगेगा। देयर बुक नहीं होगा, देयर बुक तो लगेगा नहीं। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे देयर वाज अ किंग, ऐसा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे देयर लगाते हैं। तो दिस बुक ही आपका मीनिंग देगा, क्योंकि सिंगुलर बुक है तो उसके साथ दिस लगना चाहिए। ओके,
बाकी लास्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर इडियम्स ऑफ फ्रेज से पूछा गया है। गो विथ द फ्लो, गो विथ द फ्लो क्या मतलब क्या होता है? गो विद द फ्लो मतलब समझिए कि कोई नदी का धारा है, फ्लो में आराम से कोई ऐसे जा रहा है, फ्लो के साथ बह रहा है, इसका मतलब है ना टू बी रिलीज एंड नोट वरी अबाउट व्हाट यू शुड डू। ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, टू बी रिलीज नहीं टू बी रिलैक्स होना चाहिए। इतना सारा बनाया ना पीपीटी, थोड़ा गड़बड़ा गया है तो इसको मैनेज कीजिएगा। टू बी रिलैक्स होना चाहिए एंड नोट वरी अबाउट व्हाट यू शुड डू, यानी कि आप रिलैक्स हैं, ठीक है, क्या है, आप रिलैक्स्ड हैं और एकदम चिंता नहीं करते हैं कि आपको क्या करना है, यानी कि आराम समझिए कि नाव में बैठे हुए हैं, एकदम फ्लो में बह रहे हैं, क्या है, फ्लो में बह रहे हैं, समझ गए? तो इस तरह से इसको यूज कर लीजिएगा, टू बी रिलैक्स्ड एंड नोट वरी अबाउट व्हाट यू शुड डू, यानी आपको क्या करना चाहिए, कोई चिंता फिक्र आपको नहीं है, तो उसके लिए हम लोग गो विद द फ्लो का यूज करते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट, फ्लो जो होता है हम लोग वाटर के लिए यूज करते हैं और जो ब्लो होता है वो हम लोग विंड के लिए यूज करते हैं, हवा के लिए ब्लो और पानी के लिए फ्लो। तो वर्ड होता है तो करेक्ट वर्ड भी यूज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यही सारा कुछ क्वेश्चन था, तो आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमको तो लगता नहीं है कि यहाँ तक कोई पहुँच के आया होगा, पहुँच के आया होगा तो यहाँ पर ना नंबर लिखिए, ठीक है ना, 1995 कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग लास्ट तक आ गए हैं। देखता हूँ किसमें पैसेंस है, लोगों को जो बहुत ज़्यादा पैसेंस नहीं रहता है, ठीक है, वीडियो खोलते हैं अब लास्ट में तुरंत बंद कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर लास्ट तक पहुँच गया तो 1995 लिखिए, तो समझ जाऊँगा कि वो आप लोग लास्ट तक पहुँच चुके हैं। तो बाकी यार प्रिपरेशन अच्छा से करते रहिए, पेपर 2 और 3 का ध्यान से देखिएगा, मेरिट उसी से बनेगा ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है। आज मैं तो शुरू में लाइक सब्सक्राइब बोलता हूँ तो लोग सोचते हैं कि अरे भाई चलो यार इंसान क्या बोल रहा है, तो यार एंड तक आप आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। फ्यूचर में आपको यहाँ से बहुत चीज़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आगे लेकर चलना चाहता हूँ, इसीलिए इनिशिएटिव को शुरू किया हूँ। और आप जानते हैं कि एजुकेशन सोसाइटी में कितना जरूरी है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, ठीक है, सोसाइटी को चेंज करने का, इसीलिए मैं इस पर फोकस किया हूँ। तो चलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, बाकी एग्जाम का तैयारी कीजिए, ओके। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।